हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों ने ये वाला पेपर अच्छा किया होगा। ये टेस्ट था आज फुल टेस्ट और इस साल के टेस्ट सीरीज का लास्ट कुछ होंगे। पेपर बचे देखते हुए हैं हैं आज वाले पेपर में आपने क्या क्या किया है। एक पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। यूनिट डायमेंशन का प्रॉब्लम है। इसमें पूछा क्या गया है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और दूसरे साइड कुछ कॉलम में डायमेंशन दिए हुए हैं और आपको इसमें से मैच करना है करेक्ट क्या है। कुछ चीजें हमें याद है, जैसे टॉर्क के बारे में पहले ऑप्शन में टॉर्क दिया हुआ है। टॉर्क का जो डायमेंशन होता है, ये तो सबको याद है, टॉर्क एनर्जी वर्क सबका बराबर होता है और ये होता है mL2T-2। ये है आपका डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी या प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो निकाल लो एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, या फिर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ mL-1T-2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करके इतने से शायद चेक करो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पहले का mL2T-2, पहले का तो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आपको mL2T-2। एनर्जी डेंसिटी का होगा mL-1T-2, ये मिल गया फोर्थ। तो फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट के सेकंड में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए और सेकंड का फोर्थ है, ये भी मिल गया आपको। अब इसके बाद कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ये पहला भी गलत हो गया और बाकी ये दो गलत ही थे, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। वैसे अगर निकालना चाहें तो स्पेसिफिक हीट का भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम mv/r होता है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले पार्ट की ओर चलते हैं और देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 7 सेकंड। फर्स्ट 7 सेकंड का मतलब होता है 0 से लेके 7 के बीच में, और यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी का ग्राफ है, वो जो ग्राफ बना है वो 1 से 7 के बीच में बना हुआ है। क्लियर। तो जब हम इसकी एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। ओके, इन सबकी पहले ओवरऑल एरिया पहले निकाल लीजिए। एरिया होगा, एरिया डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक तो ये ट्राइंगल बना, उसका कितना होगा, हाफ इनटू बेस, फ्रॉम 3 to 1 बेस 2 है, और हाइट कितनी होगी इसकी मल्टीप्लाइड बाई, और ये वैल्यू ये कितना है 10 है, प्लस अगेन ये रेक्टेंगल 3 से 5 यानी बेस 2 है मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट कितनी है 10, प्लस फिर से ट्राइंगल की एरिया निकलेंगे तो ट्राइंगल 5 to 7 का बेस कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो फिर से करोगे हाफ बेस, बेस की वैल्यू है 10, बेस 2 है और आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 10 है। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 और प्लस क्या आएगा 10, ये आ गया 40 मीटर। कितना आया 40 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस मिला हुआ है, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है फर्स्ट 7 सेकंड की वेलोसिटी। फर्स्ट 7 सेकंड की जो वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू वो टोटल डिस्टेंस कौन, टोटल क्या लिखोगे टाइम, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 40 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम इज 7 सेकंड। इससे डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आएगा, इसे सॉल्व करो 5 into 7, हाँ 5.7 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। क्लियर है। ओके, तो ये सिंपल करना था, ध्यान देना था कि आपको 1 से 7, तो कहीं कुछ लोग 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो गलत आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो हमसे पूछा क्या गया है, एक कोई फ्रेम है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन नीचे की ओर और एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है। जी का मतलब होता है कि ये फ्री फॉल की कंडीशन में है। ये किस कंडीशन में है, फ्री फॉल, और हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। तो जब कोई चीज फ्री फॉल में है तो इसका अपना कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स तो जीरो है, अपेरेंट वेट ही जीरो है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो। अब कोई नॉर्मल फोर्स जीरो है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो भी क्या होगी, जीरो ही होगी। कोई कांटेक्ट ही नहीं है इस केस के बीच में, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये फ्रीली चलता चला जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, सेकंड, अगेन इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है और इसमें फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होंगे। देखो इसमें क्या होगा ना कि इधर से लगेगा नॉर्मल फोर्स, ओके, और ये नॉर्मल फोर्स ही अप्लाइड फोर्स F के बराबर होंगे, और नीचे क्या लगेगा, नीचे इसका mg और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, और म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो ये बताओ, ये जो इसका वेट है, वेट जो कि हम mg बोल सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फ्रिक्शन के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स ऑफ f। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, वेट पूछा गया है, तो वेट किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स ऑफ f के ही क्या होगा बराबर। हमने किया क्या है, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, ऊपर और नीचे के फोर्सेस को आपस में क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, ठीक है। ओके, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से, इसमें बोला क्या गया कि कोई एक ब्लॉक है
जो किसी स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब में चल रहा है और हमने नीचे उसकी वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 5 GR। आपको याद होगा जो स्ट्रिंग का वर्टिकल मोशन हम पढ़ते हैं उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी होती है √5 GR। इतनी वेलोसिटी में वो कम से कम मतलब मिनिमम इतनी वेलोसिटी इसको दी गई है कि पूरा कंप्लीट सर्कल कर ले। अगर ट्यूब है तो उसमें तो ये करेगा ही करेगा। ओके, अब हुआ क्या, इससे रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट गिवन है और उसमें ट्रू और फॉल्स देखना है कि क्या क्या होगा। यहाँ से हमने √5 GL दिया, फिर ये कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगी। अगर √4 GR देते तो यहाँ जीरो हो जाता। अब क्या करना है, इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज जीरो। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो क्यों गलत है, ऐसे समझिए, जब तुम नीचे से ऊपर तक जाते हो तो कहीं न कहीं एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है आपको, है ना? ओके। और इस नॉर्मल फोर्स ने नेट जो है एक मोमेंटम चेंज किया है और किस डायरेक्शन में चेंज किया है? इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन होता तब ये आंसर सही हो जाता। बोलता है कि नहीं, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम होता तो एक का इम्पल्स इधर और एक की इम्पल्स इधर हो जाती, नेट इम्पल्स क्या हो जाता? जीरो। बट यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा है। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इम्पल्स आएगा। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली में यहाँ से यहाँ में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। इसका मोमेंटम चेंज हुआ है तो इम्पल्स जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। ओके, दूसरा, वर्क डन बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम अगेन बॉटम टू टॉप इज इक्वल टू जीरो। देखो ये बात सही है। ऐसा क्यों सही है, ऐसे समझिए, इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, नॉर्मल फोर्स। ओके, और परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो। इसका इंटीग्रेशन नेट वर्क डन देगा और ये भी क्या होगा? जीरो ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला पार्ट ये है कि कोई साइक्लिस्ट है एंड इट इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर सेकंड। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर में है, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तो एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है इसके लिए, वो कितना करते हैं? 5/18। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, अब उसके बाद इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ये दे रखी है आपको और ये है 50 मीटर, ठीक है। ये भी मान लिया कि ये सही है। अब आगे बढ़ा बोला जा रहा है कि हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक की वजह से इसकी स्पीड कांस्टेंट रेट से घट रही है और वो रेट है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो चेंज होना होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ओके, स्पीड जितनी तेजी से बढ़ती है घटती है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं और ये है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। अब सोचो, ये एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो स्पीड के बढ़ने या घटने की वजह से एक्सेलरेशन होता है और एक होता है उसके गोल गोल घूमने की वजह से। जो सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पहले आप उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। वी की वैल्यू गिवन है, वी है 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है? 50 है। अब ये 50 है तो इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2। 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मैं इसको डेसिमल में इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं भी डेसिमल मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, चलो आ जाओ। अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, AC इज 2 स्क्वायर प्लस 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/4। ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 4। और ये सॉल्व तो होगा नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √17/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ, ये ऑप्शन आपको मिला और ये कौन सा ऑप्शन है? ये फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अरे वाह! ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। एक कोई ब्लॉक है जिसको हमने h हाइट से छोड़ा। जब हम h हाइट से छोड़ेंगे तो ये अभी स्मूथ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो रफ है। इस पे कुछ दूर जाने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा? रुक जाएगा। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर स्पीड 0 हो जाएगी तो ये यहाँ से कितना दूर जाके रुकता है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है। अगर आप क्लासरूम में पढ़े हैं और आपको याद है, एक चीज ये बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको ऑलरेडी मैंने याद करा दिया था। कोई चीज h से गिरता है, h डिवाइडेड बाई कितना होता है? म्यू।
ओके, तो h डिवाइडेड बाई म्यू है, h की वैल्यू कितनी है, कितनी ऊपर से छोड़ा गया है इसको, 1 मीटर से छोड़ा गया है, और म्यू की वैल्यू है 0.4, ये 0.4 है। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2.5 मीटर, बस इतना मुझे करना था, 2.5 मीटर आंसर है। ओके, और अगर आप नहीं याद करते हैं, ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे जब आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वही फ्रिक्शन के वर्क डन में क्या होगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, और वो जो, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, ये फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एच, ये दोनों इस फ्रिक्शन के वर्क डन अगेंस्ट ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गया, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से s इज इक्वल टू, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे s लिख लो, h मत लिखो, h ऑलरेडी आपका कहीं और यूज किया गया है, समझ गए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, या आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरेज वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन में बी जीरो। देखो, सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्या होगा, कुछ एक कंप्लीट सर्कल हो गया, जहां से चला पार्टिकल वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। तो डिपेंड करता है कि आपने जो पोजीशन ली है, जो टाइम इंटरवल लिया, वो कितना है। एक कंप्लीट सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, दूसरे कंप्लीट सर्कल के बाद, है ना। ओके, तो कोई भी एक पार्ट अगर बना दिया जाए, एक कंप्लीट सर्कल, दो कंप्लीट सर्कल, तीन कंप्लीट सर्कल, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हैं और एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन अगर कोई पार्ट ऑफ मोशन ले लिया जाए, जैसे 0 to 90 डिग्री की बात करें, 0 to 60 डिग्री की बात करें, 0 to 120 डिग्री की बात करें, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा और एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इट मे बी जीरो, ये तो करेक्ट है ना, डिपेंडिंग ऑन इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी आर गोइंग टू चूज, एवरेज वेलोसिटी मे बी जीरो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, मैं बताता हूँ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है। सपोज ये इधर की ओर डायरेक्शन है, तो अगले पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अगले पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी तक तो दो करेक्ट हो गए, ए एंड बी। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। रेडियस तो सेम है, ये बोला कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है। कैसे गलत हुआ, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ या घट रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा या घटेगा ना, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, समझ गए, करेक्ट ऑप्शन है ए और बी। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है 10 केजी का और इसको किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ये 10 केजी का पार्टिकल है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.5, ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और हमने फोर्स लगाया इस पे, और ये फोर्स लगाया कितने का, 100 न्यूटन का। पता नहीं ये चलेगा भी नहीं चलेगा, मुझे अभी एक्सेलरेशन की बात करनी है, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब चल रहा है। चलिए देखते हैं ये क्या हो सकता है। सबसे पहले इस केस में इसमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बताइए कितना होगा। आप ऐसे निकालो कि ये एफ एस की मैक्स वैल्यू कितनी होगी। एफ एस की जो मैक्स वैल्यू होती है वो म्यू एम जी, इस केस में नॉर्मल एम जी के इक्वल हो जाएगा, और म्यू कितना है 0.5 इंटू एम जी, एम इज 10, जी इज अगेन 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन। आपने फोर्स लगाया 100 और फ्रिक्शन की मैक्स पॉसिबल वैल्यू कितनी है 50 है, जो कि पीछे की ओर होगी। तो ऑब्वियसली बात है अप्लाइड फोर्स ज्यादा है और ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसका एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज 100 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस ऑफ 50 इन रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन जो कि फ्रिक्शन लगा रहा है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक। मास ऑफ द ब्लॉक इज 10, तो ये आंसर कितना होगा 50/10, आंसर इज व्हाट 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा आपको दिख रहा है और ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इन अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस,
if the radius of a sphere increased by itself keeping mass same, in which of the following will not be affected? अब ऐसे समझो, स्फीयर है यहाँ पर और इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे और इसका मास इतना ही है। ओके, अब उसको हम धीरे धीरे इसकी रेडियस को किसी तरीके से बढ़ा रहे हैं, उसको मान के चलिए कि हम स्वेल कर रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल तरीका हो सकता है। अब आइए, जब ऐसा होगा, इसकी डिस्ट कौन कौन सी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें कमेंट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सुनिएगा, जैसे जैसे ये फैलेगा मास उतना ही है, बट मास तो एक्सिस से दूर जा रहा है ना, है कि नहीं, फैल रहा है, तो एक्सिस से जब दूर जाएगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है, वो वैल्यू तो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी ही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करती है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंक्रीज करने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या होता है, ये भी चेंज होता है। ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अब कितना चेंज होगा ये पता नहीं, अभी बाद में बात करेंगे इसमें। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ये भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, देखो, आपने इस सिस्टम में चेंज किया, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, जब टॉर्क नहीं लगाया तो टॉर्क जीरो, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, वो कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। मतलब आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा, बट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसमें पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, करेक्ट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम। बाकी चीजें क्या हो रही है, बढ़ या घट रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक प्रॉब्लम है। देखो, एक रॉड है और रॉड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हाँ यूनिफॉर्म रॉड है, मास 10 केजी है, रॉड का भी मास है, तो रॉड का मास है, तो यहाँ पे एक इसके सेंटर पर एक नीचे mg लगेगा, कितने केजी का, 10 केजी का, ठीक है। और ये कितने का है, ये 20 केजी का है। दो चीजें हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होगी L/2, L/2 मिड पॉइंट पे लगेगा। आपसे T1 और T2 का रेशियो पूछा गया। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताओ, मैं अगर वेट के बारे में बात ना करूं, मासेस के टर्म में लिखूं, तो ये बताओ T1 प्लस T2 कितने केजी के इक्वल होगा। ये 20 है और ये 10 है, टोटल कितना होगा, 30 केजी होगा। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या करना है, मुझे किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लो। मैं ए के अबाउट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। जब टॉर्क अबाउट ए करोगे तो ये दोनों ही वेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे, तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इक्वल टू टेंशन T2, इसका क्लॉक इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, T2 मल्टीप्लाइड बाई ये पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि टोटल क्या होगी, L होगी। अब ये L से पूरा L कैंसिल हो जाएगा, ओके, और T2 इज इक्वल टू 20/4 5 प्लस 10/2 ये भी 5 होगा, ये T2 10 आ गया, और T1 प्लस T2 30 है, तो इसका मतलब T1 की वैल्यू क्या होगी, 30 माइनस 10, ये कितना आएगा, 20। और हमसे रेशियो पूछा गया है T1/T2, T1/T2 20 बाई क्या होगा, 10, ये आएगा 2:1। मैंने इसको न्यूटन में नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा, मैंने वेट को केजी में ही रख दिया है, ओके, क्योंकि रेशियो लेना था तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने न्यूटन में सॉल्व किया होगा तो ये 200 न्यूटन आएगा और इसकी वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। रेशियो वही आने वाला है, 1:2, सॉरी 2:1, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये तो सबको पता है। सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 22.4, 22.4 का मतलब इससे डबल है ये। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इंफिनिटी, ये देखो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, इंफिनिटी की वेलोसिटी यानी रेजिडुअल वेलोसिटी होती है रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी। एन इज द वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल जिसको हमने 10 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो इंफिनिटी पे वेलोसिटी इतनी होती है। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे इसको डबल से लॉन्च किया गया है ना, जब डबल से लॉन्च किया गया है इसका मतलब एन की जगह 2 है, तो आप सीधे ऐसे लिखो 2 स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 होता है, √3 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी, बस यही होगा, √3 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रिजल्ट है जो आपको लर्न होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, दो आपके पास हार्मोनिक मोशंस दे रखे हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस बतानी है, किसके बीच में, उनकी वेलोसिटी के बीच में। पहले तो इक्वेशन लिखो, y1 इक्वल टू 3 साइन 10t+5, ये तो पहला है। ऐसे ही y2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, y2 इक्वल टू 5 cos 3t, सॉरी cos 10t, cos को पहले साइन में कन्वर्ट करो, 5
साइन 10t प्लस फाइव बाई टू, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। ठीक है, तो सुनना, हम अगर डिस्प्लेसमेंट का फेज निकालें तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसका एंगल पाई बाई टू है और इसका क्या है, फाइव। इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, तो मैं पहले में से दूसरे को माइनस करता हूँ क्योंकि ऑप्शन में कुछ वैसा ही है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो निकाला है डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस, पूछा है वेलोसिटी के बीच का, तो हमेशा याद रखना हार्मोनिक मोशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो फेज होगा वही वेलोसिटी का फेज होगा, वही उनके एक्सीलरेशन का फेज होगा। तो आप किसी एक का निकाल लो, दो बाकी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर तो यही करेक्ट होगा। क्लियर? चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो वेव मोशन दिया हुआ है और बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट है, किसी टाइम का ये एक डायग्राम गिवन है, डन? और वेव का मोशन इधर की ओर जा रहा है, कौन से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, कौन से पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। सुनो, सबसे पहले तो सी और जी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लोग रुके हुए हैं, तो सी और जी तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, तो इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी के लिए। आइए डी ई एफ के बारे में बात करते हैं। सुनो, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके उसका जो पार्टिकल होता है वो अपने पीछे वाले को फॉलो करता है। जैसे पीछे वाले का मतलब है कि एक वो इंजन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि ट्रेन इस डायरेक्शन में अगर चल रही है तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के पीछे वाला पार्टिकल कौन है, सी है। तो सी बी से रिलेटिवली ऊपर है, इसका मतलब बी किधर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है। डी के पीछे वाला पार्टिकल ई है, लेकिन वो ई तो नीचे है, इसका मतलब डी किधर जा रहा है, नीचे। ई के पीछे एफ है, तो एफ नीचे है तो ई भी किधर जा रहा है, नीचे। एफ के पीछे जी है, जी नीचे है तो एफ भी किधर जाएगा, नीचे। और जी तो एक्सट्रीम पे रुका रहेगा और एच अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, ये ऊपर जा रहा है। बस तो ये आपकी पूरी डायरेक्शन है कि कौन किधर जा रहा है। अब देखो, पार्टिकल्स एट ए बी एंड एच हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी। ए बी, नहीं बी तो ऊपर जा रहा है, ए बी किधर जा रहा है, ए बी ऊपर जा रहा है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, पार्टिकल्स डी ई एफ हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी। डी ई एफ हैज डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये सही है। ओके, नेक्स्ट आइए, सी ई एफ, सी ई एफ, सी ई एफ है जीरो वेलोसिटी, नहीं सी की वेलोसिटी जीरो है, ई और एफ की वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनफैक्ट ई की तो मैक्सिमम है, वो मीन पोजीशन है, ये भी गलत होगा। और ए एंड एफ हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, नहीं, ए एंड एफ के पास भी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, ए के पास है, ई के पास है, एच एफ के पास नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। आपसे बोला गया लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप गिवन है, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा, है ना, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। देखो आओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ओपन ऑर्गन पाइप आपको गिवन है, इसकी लेंथ कितनी है नहीं पता, मान लो L1 है, ये ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये होती है V/2L, V/2L1। क्लियर? ये तो पहला हो गया। अब एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ये L2 ले लेते हैं इस क्लोज ऑर्गन पाइप का, और इसका हम लोग को बोला क्या गया है कि इसकी कौन सी ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। ऐसे समझिए सेकंड ओवरटोन इसका जो होता है वो कौन सा हार्मोनिक होता है, ये तो फिफ्थ हार्मोनिक होता है। सेकेंड ओवरटोन इसका कौन सा होता है, फिफ्थ हार्मोनिक, यानी कि फिफ्थ, फाइव टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप होता है V/4L, और एल की जगह क्या होगा, L2। एल की जगह क्या होगा, L2। तो ये फंडामेंटल और इसका फिफ्थ हार्मोनिक, ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, V/2L1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ V/4L2, ऐसा लिखा जा सकता है। V से V कैंसिल होगा, मुझे L1 L2 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा 2L2 इज इक्वल टू 5L1, ऐसा लिख सकते हैं। और बोला क्या गया है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ है 20, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ हमने L2 मानी थी, L2 जो है वो कितनी है 20 के, और मुझे L1 निकालना है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L1, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स से, 4 इंटू 2, L1 इज इक्वल टू कितना होगा 8, और यूनिट सेंटीमीटर में थी तो इसकी भी यूनिट किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, तो बेसिक आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कि कौन सा हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर ये पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखो, अगर इसको ध्यान से देखें ना, ये टेम्परेचर किसी पॉइंट का पूछा है, बी का पूछा जा सकता है, सी का पूछा जा सकता है। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग करंट एनालॉजी से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इसका ए से बी के बीच का एक रेजिस्टेंस है वो आर है,
सी से डी का रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर और आर टू आर, आर और आर टू आर, टू आर का पैरेलल, ये ओवरऑल क्या होगा, आर ही होगा। तो है तो सारे रेजिस्टेंस बराबर, ठीक है। आर आर और आर, तीन आर के रेजिस्टेंस है, टोटल 3 आर। तो 3 आर में हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है 200 और 20, यानी ये टोटल कितने का डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। अब बताओ आर कितना होगा, आर तो 60 का डिफरेंस होगा ना, है ना, एक आर में 60 का टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। हमसे पूछा गया टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी, तो ये सोचो ये ए का टेम्परेचर 200 है, तो यहाँ जो भी होगा इससे 60 कम होगा, तो यहाँ का कितना होगा, यहाँ का होगा 140, फिर 160 और कम कर दो, 60 और कम कर दोगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, 60 और कम कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें बी का पूछा गया, बी का आंसर कितना होगा, 140। ठीक है, बस यूनिटरी मेथड आप यूज करिए, तो कितने रेजिस्टेंस में कितने का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो कितने में कितना होगा, समझ में आया, बस इतना ही करना है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का प्रॉब्लम है, पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम बनाना है। क्लियर। कौन सा डायग्राम सही है वही बनाना है। क्लोज साइकिल दिया हुआ है तो इसमें क्लोज साइकिल ही बनेंगे, सारे ही क्लोज हैं। 3 स्टेप का साइकिल है, 3 स्टेप के साइकिल ही बनेंगे, सारे ही 3 स्टेप्स के हैं। उसके बाद आते हैं, इसमें बोला क्या गया है कि इस पी में एक प्रोसेस है 2 to 3, 2 to 3 आइसोबैरिक है, तो 2 to 3 में आइसोबैरिक होना चाहिए, 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 तो सब में प्रेशर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल, फ्रॉम 1 to T, 1 to 2 आइसोथर्मल है, ऐसा इसमें गिवन है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनना चाहिए, 1 से 2, 1 से 2 में टेम्परेचर के पैरेलल, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, 1 से 2 टेम्परेचर के पैरेलल, ये सही हो सकता है। 1 से 2 टेम्परेचर के पैरेलल नहीं हुआ, 1 से 2 टेम्परेचर के पैरेलल ये हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता था, मतलब सेकंड और थर्ड में कोई एक आंसर हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पे वन, इसमें एरो का डिफरेंस है। अब एरो के डिफरेंस में ये समझना पड़ेगा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, देखो प्रेशर कम हो रहा है, तो केवल ऑप्शन थर्ड में ही ऐसा है। सेकंड वाले ऑप्शन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो कम हो रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो कई बार आपको सॉल्व नहीं करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है कि चीजें क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, 2 लाइट कॉपर वायर्स दे रखे हैं, हैविंग सेम लेंथ, कॉपर सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, और किसी ब्लॉक को हैंग किया गया है। वायर 1 में, इस वाले वायर में इलोंगेशन L है, तो वायर 2 में इलोंगेशन कितना होगा। अब सुनो, इलोंगेशन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ एल बाई वाई इंटू ए, वाई सेम है, ए सेम है, लेंथ सेम है, यानी इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोर्स या लोड, उसके अंदर कितना लोड लगाया गया। एक बात सोचो, अगर इसका टेंशन टी है तो इसमें भी टेंशन टी होगा, तो इसमें टेंशन कितना होगा, 2T होगा। तो वायर 1 का अगर टेंशन टी है तो इसमें 2T है, टेंशन डबल होने से इलोंगेशन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। पहले इलोंगेशन L था, अब इलोंगेशन कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। आगे अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, दो लिक्विड से ए और बी, एक को 30 डिग्री पे रखा गया, एक को 20 पे है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे थे, पर दोनों को मिलाया गया इक्वल मासेस, क्योंकि मासेस सेम है, इक्वल मासेस मिलाते हैं तो कॉमन टेम्परेचर 26 हो जाता है, तो उनकी हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या है ए और बी का। देखो ऐसे कर सकते हैं, ये कॉमन टेम्परेचर निकालने का तरीका है, ऐसे समझिए M1S1, इसका टेम्परेचर है T1, और बाद में ये कितना बन जाएगा T, इसने अपनी हीट कितनी लूज की, इक्वल टू दूसरा M2H2, और इसका टेम्परेचर T हो गया और पहले था T2, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम, और दिया है कि मासेस इक्वल है तो इसको कैंसिल कर दो। Okay. अब सोचो S1 बाई H2 किसके इक्वल होगा, T माइनस T2 बाई T1 माइनस T। तो ये बताओ टेम्परेचर कॉमन कितना है, 26, और इस लो वाले टेम्परेचर T2 को लो टेम्परेचर मान लो 20 है, तो ये 26 माइनस 20 बाई हायर टेम्परेचर T1 30 माइनस कॉमन टेम्परेचर 26, बस। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6/4, यानी कि 3/2, 3/2 आपका पहला आंसर हो जाएगा। मैंने प्रिंसिपल क्या यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री,
बेसिक सी बात है कि जब 2 चीज़ों को मिलाया जाता है, तो एक जो है वो अपने हीट को रिलीज़ करता है और दूसरा उतना ही एब्ज़ॉर्ब करता है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। हीट लॉस बाय एनी बॉडी फर्स्ट बॉडी इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय सेकंड बॉडी। क्लियर है? बस ये बेसिक सा फंडामेंटल लॉ हमने यूज़ किया है। चलिए, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक ट्यूब दे रखा है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन है, समझ में आ रहा है? आपको हाइट ऐसे लेनी होगी। ये एल टू 3L जो है वो लेंथ नहीं हाइट है, ये भी L हाइट है। लिक्विड फ़िल्ड किया गया है, उसकी डेंसिटी दो दे रखी है पी नहीं ये रो होना चाहिए। ओके, सब कुछ रो में है। इट्स एंड बी इज़ क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज़ किया गया। क्लोज़ का मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द ट्यूब एट एंड बी, यहाँ पे फोर्स बताना है। फोर्स निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर यहाँ का और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, ये ए नॉट है। चलो, इतना समझ में आया। कुल मिला के मुझे यहाँ का प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होगा? नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो, एज्यूम रेडियन, हाँ ठीक है, कंपेयर टू एल, ये यहाँ से एल लेंथ पे है। ये बताओ, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं माने तो यहाँ का प्रेशर 0 है। तो ये सोचो, अगर मैं ये एल लेता हूँ, ये टोटल 3 है, तो ये कितना होगा? 2L। 2L के नीचे प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, एच की जगह 2L, और ये प्रेशर हो गया, और इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो जी 2L इंटू एरिया, यही तो होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ? ओके, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यही आपका क्या हो गया? फोर्स आ गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट है, फ्लूइड का ही प्रॉब्लम है इसमें भी। लिक्विड मे राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैपिलरी एंड लिक्विड। हाँ, ये बात सही है। देखो, राइज होगा या फॉल होगा, ये तो कोहेजन और एडेशन पे डिपेंड करता है, या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री है तो कुछ और होगा। जैसे मरकरी के केस में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, तो वहाँ पे लिक्विड राइज नहीं फॉल होती है। वाटर और ग्लास के केस में एक्यूट एंगल होता है, वहाँ पे तो लिक्विड क्या होती है? राइज होती है। तो डिपेंड करता है इंटायरली कि वहाँ पे जो लिक्विड और सॉलिड हैं आपस में जो कांटेक्ट में है, उनके रिलेटिव नेचर कैसे हैं, इन्हीं चीज पे डिपेंड करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। इट मे राइज और फॉल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड मटेरियल ऑफ कैपिलरी। अब उसके आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्लास कैपिलरी हैविंग मरकरी, एक ग्लास है और एक क्या है? मरकरी है। इसके बारे में बात करते हैं। देयर इज एन एक्सेस प्रेशर जस्ट आउटसाइड द मरकरी मेनिस्कस। अब देखो, ग्लास और मरकरी का मेनिस्कस कैसा बनता है, पहले ये समझो। तो ये मरकरी है अगर यहाँ पे, तो इसमें मरकरी का राइज नहीं फॉल होता है, अगर आपको पता हो तो। ओके, और फॉल होता है, और मेनिस्कस का शेप कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके से, मतलब ये मरकरी का लिक्विड इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब ऐसा है, और कुछ ना कुछ लिक्विड क्या है? फॉल हुई है, लेवल नीचे गया है। ये मरकरी और ग्लास की बात करें, वाटर ग्लास नहीं है ये। इस केस में अब क्या करेंगे? यहाँ बोला गया है कि किस साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो देखो, कोई भी लिक्विड हो, कैसा भी हो, हमेशा कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का कम होता है। अगर प्रेशर बराबर होता तो लिक्विड की लेयर ऐसे सीधी होती। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर? और अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता, ऐसे हो जाता। देन तो कॉनकेव बन जाता ऊपर। अगर प्रेशर नीचे का ज्यादा है तो नीचे कॉनकेव बनेगा। तो हमेशा याद रखिए, कॉनकेव साइड का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कॉनकेव साइड तो यहाँ बन रहा है ना। ओके, इस साइड तो ये मेनिस्कस के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, इधर हाई प्रेशर है, और इधर क्या है? लो प्रेशर है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बोला गया इन अ ग्लास कैपिलरी हैविंग मर्करी देयर इज एन एक्सेस प्रेशर जस्ट आउटसाइड द मर्करी। क्या बाहर का प्रेशर एक्स्ट्रा है क्या? नो, एक्सेस प्रेशर तो अंदर है ना। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, और ये बहुत आसान सा भी प्रॉब्लम है। अगर वो देखा जाए तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखो, हुआ क्या कि एक कंडक्टर की प्लेट रखी हुई है। ओके, मेटल प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमें प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ओके, और कंडक्टर के सरफेस पे जब फील्ड लाइंस मिलती हैं तो कंडक्टर के अंदर नहीं जाती हैं, सरफेस पे ही रुक जाएंगी, और हमेशा उसके परपेंडिकुलर मिलेंगी। कैसे? परपेंडिकुलर। तो ऐसा देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, इंक्लाइंड है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये तो एक शॉर्प टर्न आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे कर्व बन रहा है। कर्वेचर नहीं बनना चाहिए, दो टेंजेंट हो जाएगा तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे एक इशू है। यहाँ से फील्ड लाइंस निकली हैं और फिर यहाँ से वापस आ रही हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। एक ही चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये गलत हो गया। यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, और बीच में कोई कॉर्नर या डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ही सही है। क्लियर? चलो
अगले पार्ट की ओर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और ये क्यूब दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल गॉस लॉ का सबसे फेमस था क्वेश्चन, और ये है 100 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ऐसा कुछ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इधर के चार जो सरफेसेस है उनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास करेंगे। और x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, तो इसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स केवल यहाँ का होगा। फ्लक्स होगा कितना पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 100 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स को ए रखोगे तो ए क्यूब और इंटू क्या होगा ए स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 100 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 5। हमसे पूछा क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब इज इक्वल टू, गॉस लॉ लगाओ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और 5 की वैल्यू कितनी है 100 ए टू द पावर 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, 100 ए टू द पावर 5 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखो, एक कोई स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और कोई एक पॉइंट गिवन है, वहां का पोटेंशियल जीरो है। देखो, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, देन पोटेंशियल एट ओरिजिन आपसे पूछा गया है कि वो क्या होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं बेसिक कैलकुलेशन करने की तरफ बढ़ता हूँ। देखो, एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि माइनस ऑफ डीवी किसके इक्वल होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे ई डॉट डी आर वेक्टर फॉर्म में। ओके, और इसे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ओके, अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है माइनस ऑफ डीवी इज इक्वल टू, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ डीवी, ई की जगह क्या है, ई इज इक्वल टू ए, कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 अभी लिख देंगे कुछ देर में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी आर क्या है, डी आर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिख दो, डी एक्स आई कैप एंड प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? माइनस ऑफ डीवी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू ए की जगह 10 है, इंटीग्रेशन 10 को बाहर लिख देते हैं, एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक्स डी एक्स, और प्लस वाई इंटू क्या होगा, डी वाई, वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, और कहां से कहां करेंगे ऐसे देखते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा वी, डीवी का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 10। ओके, और ये देखो क्या होगा, एक्स डीएक्स का कितना होगा, स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स की लिमिट कहां से कहां लेंगे, एक्स की लिमिट है 10 पे था जीरो, और कहां पे लेके जा रहे हैं, ओरिजिन, तो 10 टू जीरो, फिर उसके बाद प्लस वाई डी वाई अगेन किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और वाई स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये 20 से जीरो पे जा रहा है, 20 से जीरो पे जा रहा है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। ये आप एक काम करो, ये माइनस ऑफ डेल्टा वी यही रहने दो, यही फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि इनिशियल तो जीरो था, इक्वल टू 10। ये बताओ, ये माइनस में आएगा सारी वैल्यू, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ या फिर ऐसे रहने देता हूँ, माइनस 10 का स्क्वायर 100 बाई टू, ये तो 50 होगा, और फिर से माइनस 20 स्क्वायर 400 बाई टू, ये कितना होगा, 200 हो जाएगा। ओके, ये 200 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस बाहर ले लो और इस माइनस को कैंसिल कर दो, ये v निकालना था। ओके, डेल्टा v इज v माइनस जीरो, तो जीरो को छोड़ देते हैं, ये 10 होगा, और ये 50 प्लस 250, 50 प्लस 200 250, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2500 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है दो प्लेट्स हैं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, और इनको कुछ सेपरेशन पे रखा गया है, और मुझसे ये पूछा गया है कि इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होंगे ये क्या होंगे। क्लियर है? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे समझिए कि पहला वाला डाइलेक्ट्रिक है के इक्वल टू टू, और दूसरा है के इक्वल टू फोर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होता है ये ई डिवाइड बाई के होता तो कांस्टेंट ही है, बट कम हो जाता है, और जिसका के जितना ज्यादा होगा उतना कम हो जाएगा। तो ये देखो, ग्राफ जो है ना, ये वेरिएबल्स हैं, ये बता रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बट किसमें ज्यादा कम होगा, जिसका के कम है उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ के फोर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो ऐसा केवल कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ओके, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक पूरा पूरा सर्किट दिया हुआ है आपको, और ये बताना है कि इसके अंदर करंट कितनी जा रही है और वोल्टेज कितना है, आपसे पूछा नहीं, पूछा गया करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पहले करंट निकालो। करंट जब तुम निकालोगे तो ये करंट किसके इक्वल होता है, नेट पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बताओ, ये तो पहले 4 ओम है,
4 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, दोनों की पोलैरिटी उल्टी है। ये चाहता है इधर करंट जाए और 8 वोल्ट चाहता है कुछ इस डायरेक्शन में करंट जाए, ऐसा। देन तो अगर हम 8 वोल्ट बड़ी पोटेंशियल है तो इसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो होगा और ऐसा ही होगा। तो ये नेट पोटेंशियल कितना होगा, 8 माइनस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 कितना होता है 12। तो आंसर किसके इक्वल होगा 4/12। ये कितना आएगा 1/3 एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पी क्यू का निकालना है। V इक्वल टू क्या मैं आई आर कर सकता हूँ इस वाले से, है ना, क्यों मैं इतना पूरा सॉल्व करूं, मैं यहाँ का निकाल लेता हूँ। आई की वैल्यू है 1/3 और आर कितना है, आर इज 9। ये किसके इक्वल होगा, ये तो 3 वोल्ट हो जाएगा। 1/3 एम्पियर और 3 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। क्लियर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक मीटर ब्रिज है और इसको यूज करते हैं विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर। द बैलेंस पॉइंट इज ऑप्टिमम एट 60 सेंटीमीटर अलोंग द वायर इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ दे, रेजिस्टिविटी पूछा है। ओके आओ बेसिक एप्लीकेशन है। एक सिंपल आपके पास मीटर ब्रिज है, इसमें 12 ओम के रेजिस्टर से आप ऑपरेट करते हैं और एक क्वाइल है उसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। और उसके बाद इनको ऐसे मिला दिया गया और इनकी बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है वो 60 सेंटीमीटर मार्क्स पे मिली है। तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर होता है तो ये कितना होगा 40। तो पहले तो इनका रेशियो निकाल लो। ये 12 ओम कितने पे बैलेंस हो रहा है 60 पर, और ये आर है और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है 40। पहले तो आप आर निकालो, इसको सॉल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ओम। आर इक्वल टू कितना होगा 8 ओम, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, आर 8 ओम आएगा। जब आर 8 ओम आएगा तो इसके आगे सिंपल सा एक रिलेशन है, वो कौन सा है, ये आर इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ एल बाई ए। रो टाइम्स ऑफ एल बाई ए, मुझे रो निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, आर ए बाई क्या होगा एल, आर ए बाई एल। तो इस आर की कितनी वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो है, ऐसे देखते हैं, रुक जाइए, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अभी निकाला हमने, हाँ 8 है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया गिवन है 0.1 इंटू 10⁻⁻6, उसको मैं 10 क्या लिख सकता हूँ -7 डिवाइडेड बाई लेंथ। और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ गिवन होगी, लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे गिवन है 0.5, ये 0.5। तो ये 0.5 करोगे तो ये 16 इंटू 10 क्या आ जाएगा -7, और या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट होगी ओम मीटर, क्योंकि हमने किस में यूनिट किया है, सब कुछ एसआई सिस्टम में यूज किया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, सेकंड। क्लियर। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं 28। देखो टू मेजर द करंट इन अ सर्किट एलिमेंट द अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट एलिमेंट। 10वीं क्लास का प्रॉब्लम है, ये बात तो सही है ना, कि जब हमें किसी भी सर्किट में करंट मेजर करना होता है तो हम उसमें अमीटर लगाते हैं, और अमीटर किस फैशन में लगाते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तो ये बात तो क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेक अमीटर। जब कभी हम अमीटर बनाते हैं तो उसमें पहले होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक, और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं एस। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके एक अमीटर बनता है। क्लियर है। तो जब दो चीजों का पैरेलल करते हैं कॉम्बिनेशन, तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है उन दोनों में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। क्लियर है। ठीक, इसमें एक तो शंट रेजिस्टेंस छोटा है, अमीटर की रेजिस्टेंस शंट से भी छोटी है, तो गैल्वेनोमीटर से तो कम ही होगा ना। ओके, तो ये बात तो सही है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लेस देन द गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेक द अमीटर, ये बात भी सही है। अब आते हैं, इसमें बताना क्या है, बोथ एडजेसेंट रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है जिस गैल्वेनोमीटर से हम उसको बनाते हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट इनका आपस में कोई कोरिलेशन तो नहीं है। समझ पाए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे हम इस बात से श्योर नहीं हो सकते रेजिस्टेंस कम है तो क्या सीरीज में लगाएंगे हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या अमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें उसके कनेक्शन पे डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती है। डिपेंडेंसी हम इसलिए बताते हैं कि कनेक्शन कैसा होना चाहिए। वो ऐसा बोला जाता है कि सीरीज में करंट सेम होती है तो जो सर्किट एलिमेंट से करंट जाएगा वही अमीटर से जाएगा, तभी तो रीडिंग सही आएगी। ठीक है, हाँ वो रीजन हो सकता था, बट ये स्टेटमेंट दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक सर्कुलर आर्क है, एक सेक्टर दिया हुआ है, इस सेक्टर में आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ।
बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम है। ओवरऑल जितना भी ओवरऑल पूरा अगर सर्कल होता तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके, लेकिन अगर इसका एक सेक्टर है तो ये थीटा डिवाइड बाई 360, ये आपको पता है। इस केस में थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो 30/160 कितना आएगा? 12। 12 इंटू 2 होता है 24। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई टाइम्स ऑफ 24 टाइम्स ऑफ आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पोजीशन। ओके, अब मुझे करंट और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेनी है। देखो, दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक तो बाहर वाली की वजह से, एक अंदर वाली की वजह से। दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी है, एक में इनटू द प्लेन आएगा, एक आउट आउट ऑफ द प्लेन आएगा। दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, नेट बी इक्वल टू B1 माइनस B2, और ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 24 इंटू 1/R1 माइनस 1 क्या होगा? R2। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू इसमें गिवन है 1.2 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, और नीचे यहाँ पे कितना है? 24। नीचे 24 है। 1/R1, पहले छोटी वैल्यू 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। 1/1 माइनस 1/2, और ये सेंटीमीटर में था, इसको 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 48 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो सब में 1 है, 10.1 100, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। शायद 1 माइक्रो टेस्ला आएगा, या नैनो टेस्ला तो है नहीं, माइक्रो टेस्ला में 1 ही है, 1 ही है। ठीक है, 1 ही है, 10⁻⁻6 आ रहा है, तो 1 माइक्रो टेस्ला है। क्लियर? कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में आपसे बोला गया है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने यहाँ पे छोड़ा है, और ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और हमसे क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन डज अ मैग्नेटिक फील्ड हैव टू पॉइंट इन दिस रीजन सो दैट द पार्टिकल मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जिधर चल रहा है उधर ही चले और उतनी ही स्पीड से चले। तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और इस पे नेट फोर्स भी क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्लियर? अब एक तो यहाँ ग्रेविटी तो है नहीं, ठीक, ग्रेविटी कंसीडर भी नहीं करते हैं जब कभी भी, या तो दिया हो, अगर नहीं दिया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ग्रेविटी कंसीडर नहीं करते हैं, वो फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं। तो इतना तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक ऐसा ही फोर्स नीचे की ओर लगना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए, सो दैट कि नेट फोर्स क्या हो? जीरो। इसे हम बोलेंगे ये एक ही फोर्स पॉसिबल है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, और वेलोसिटी इधर की ओर है और पॉजिटिव चार्ज है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है? ये डिसाइड होती है मैग्नेटिक फील्ड से। तो और कैसे निकालते हैं? वी की तरफ हाथ करते हैं, वी की तरफ मोड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे चाहिए, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैं नीचे की ओर ऐसे हाथ कर रहा हूँ, नीचे होनी चाहिए, और हमारा मोशन इधर की ओर, तो ऐसे हाथ करेंगे और नीचे की ओर मोड़ेंगे तो आपका इधर होगा, तो ये फोर्स नीचे होगा। तो फोर्स नीचे चाहिए, ये फिक्स है। वेलोसिटी आगे चाहिए, फिक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके बाहर की ओर होना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन। ओके, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ताकि फोर्स नीचे की ओर लगे और नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाए, सो दैट पार्टिकल कैन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर। नेक्स्ट फिर से देखते हैं। देखो, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पाइप है, पाइपलाइन कैरीज करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, म्यू नॉट बाई 2 पाई की, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई आर। आई इज इक्वल टू 80 एम्पियर बाई आर इज 2। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, या फिर 8 माइक्रो टेस्ला। ये पाई है, ये गलत है, ये पाई है, ये गलत है। या तो ये सही है या तो ये सही है। अब मुझे डायरेक्शन बताना है कि ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। देखो, वायर जो है ना वो नॉर्थ टू साउथ है, तो करंट तो नॉर्थ से साउथ ही जा रही है। ऐसे समझिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर क्या है? वेस्ट है। करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है ऐसे। करंट फ्रॉम, इट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और मुझे इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करनी है।
पहले ऐसे इमेजिन करो, इसके अंदर करंट कैसे बनती है, सर्कुलर, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यूं ऐसे सर्कल बनेगी इधर से इधर। जब आप बाहर ऐसे इस ऊपर की तरफ देखेंगे, ऐसे आएगा इधर ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है ओके। और अगर हम नीचे करेंगे तो वेस्ट टू किधर की ओर जाएगा, ईस्ट की तरफ, ऐसे आएगा इस तरीके से। हमें ईस्ट की ओर जाते हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, बस हमें केवल डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी। क्लियर है? ओके। अगले पार्ट की ओर आइए। देखिए, बोला क्या गया कि एक लूप है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, आपको आंसर भी याद होगा बहुत सारे लोगों को। और बोला क्या गया कि एक इस रीजन में एक बहुत बड़ा सा रीजन है जो मैग्नेटिक फील्ड का है, और इसके अंदर एक स्क्वायर लूप को एंटर कराया जाता है। जब ये बाहर होगा तो कोई ईएमएफ नहीं होगा। जैसे ही इसके अंदर ये एंटर करेगा तो इसमें एक ईएमएफ आएगा बी इंटू वी इंटू एल, बीवीएल, एल उसकी अपनी एक लेंथ होगी। जब इसके अंदर हो जाएगा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा फिर से एक ईएमएफ आएगा और उसकी वैल्यू होगी सेम वीवीएल, लेकिन इस बार पहले यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा था, जब वो निकलेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जब फ्लक्स कम होगा तो यानी कि नेचर ऑफ ईएमएफ दोनों केस में क्या होंगे, इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट होंगे। और फिर उसके बाद जब ये बाहर चला जाएगा तो नेट कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स का चेंज भी नहीं होगा और ईएमएफ भी नहीं होगा। तो इस केस में अब ऐसा देखिए कि कांस्टेंट किस में है, तो ये तो ग्राफ ही गलत है। ओके, ये भी गलत है, इन्होंने डिक्रीज और इंक्रीज बनाया नहीं, जब होगा तो कांस्टेंट होगा। ओके, तो होगा तो कांस्टेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट इसमें दोनों में सेम नेचर दिखाया गया, इस वजह से गलत है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, ओके। और इस सर्किट में हमें वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रजिस्टर एंड करंट विल बी, इसका वोल्टेज और इसका करंट बताना है। ध्यान से देखो, 100 वोल्ट की अप्लाइड पोटेंशियल है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये 400 वोल्ट है कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस, और 400 वोल्ट है कैपेसिटर के अक्रॉस, ये दोनों आपस में बराबर है। तो नेट पोटेंशियल अक्रॉस वी एल एंड वी सी, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया। तो जो आपने पोटेंशियल लगाया वो सब किसको मिला, रजिस्टर को। आपको याद होगा ये रेजोनेंस है, क्या है, ये रेजोनेंस सर्किट है। अब रेजोनेंस सर्किट है तो जो भी पोटेंशियल लगाएंगे वही पोटेंशियल किसमें मिलेगा, रजिस्टर को मिलेगा, और यही तो वोल्टमीटर बताएगा। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 100 वोल्ट, तो वोल्टमीटर की रीडिंग तो 100 वोल्ट हो गई, ऐसा दो जगह है। उसके बाद जब रेजोनेंस होता है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू तो आर होती है, आर कितना है 50 ओम। तो आपसे कोई पूछे कि करंट कितना है, अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइड बाई जेड वैल्यू, अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू, लाइट पोटेंशियल इक्वल टू 100 बाई जेड वैल्यू आर के ही इक्वल है 100, 100, ये किसके इक्वल आएगा, 2 एम्पियर, इसके इक्वल आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहाँ पे 100 वोल्ट 2 एम्पियर, ये भी नहीं होगा। क्लियर? बेसिक सी बात है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो जेड का फॉर्मूला लगाइए, फिर उससे निकालिए तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर? अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात हो रही है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है इसका 4। ओके, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 45 सेंटीमीटर फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, मतलब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, एफ ओ बाई एफ ई, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो अब बताओ एफ ओ किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ ई, इसमें कोई इशू तो नहीं है। Okay. और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है एफ ओ प्लस एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 45 सेंटीमीटर। अगर ये 45 सेंटीमीटर है, अब देखिए एफ ओ की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ एफ ई और प्लस एफ ई इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, 5 एफ ई इक्वल टू 45, एफ ई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एफ ओ किसके इक्वल होगा, 4, यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है 36 सेंटीमीटर का और आई लेंस है 9 सेंटीमीटर का, ऐसा एक ही पेयर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक प्रिज्म का प्रॉब्लम है, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ दिया हुआ है, ओके। और हमसे क्या बात कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। पहले ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पर, डेविएशन सबसे कम है, और ये सबसे कम जो डेविएशन होता है ये तभी होता है जब आई और ई बराबर होते हैं, और उस केस में डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ई। आई होप याद होगा, नहीं याद होगा तो अब कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आया था आई प्लस ई माइनस ए से, उसमें आई एंड ई दोनों सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए। मिनिमम डेविएशन कितना है, इट इज 30 डिग्री, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 माइनस प्रिज्म एंगल ए।
अब इसे सॉल्व करोगे तो 30 इक्वल टू 90 माइनस ए, और ए इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। प्रिज्म एंगल मिल गया 60, फिर इक्विलेटरल प्रिज्म होगा। आइए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मेटल का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। क्लियर है? ओके। अब इसमें पूरी वैल्यू पुट करो। साइन प्रिज्म एंगल ए 60, 60 प्लस मिनिमम डेविएशन 30 होल डिवाइड बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, यानी कि 60/2 होगा, ये तो 30 हो गया और ऊपर कितना आ गया 45, साइन 45/sin 30। ओके, साइन 45 1/√2, साइन 30 होगा 1/2। पूरा सॉल्व करोगे आंसर किसके इक्वल आएगा, √2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 1.414। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, इन डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, पीवाईक्यू से डिराइव्ड प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन 1 होगा तो ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। देन जब ये लैम्डा के इक्वल हो गया तो ए साइन थीटा कितना है, साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा कितना है नहीं पता है, अच्छा लैम्डा 5000 है, लैम्डा 5000 है, तो चलिए अभी लैम्डा के बारे में बात नहीं करते हैं। साइन 30 1/2 होता है, यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, स्लिट विड्थ नहीं दी हुई तो मैंने पहले स्लिट विड्थ लैम्डा का रिलेशन निकाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से बोला कि वेवलेंथ 5000 इंसिडेंट करते हैं ऑन द स्लिट, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्टेन एट या ऑब्जर्व एट एंगल ऑफ, नया एंगल पूछा गया तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होता है, ए साइन थीटा कुछ डैश मान लो इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा जो है सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा जो आता है वो आता है 3 लैम्डा/2 पे। कितने पे आएगा, 3 लैम्डा/2 पे। और 3 लैम्डा/2 का मतलब हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा/2 टाइम्स ऑफ ए, और इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा डैश इक्वल टू 3/2, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की जगह लैम्डा ही रहने दो और ए की जगह 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा रख दो, ये कैंसिल होगा, ये आएगा 3/4। थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा डैश जो है साइन इनवर्स 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है और इसको पास किया जाता है दो पोलराइड से एंड विद देयर ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल। ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल का मतलब एग्जैक्टली उनके प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है ऐसे। अब हुआ क्या, आपने जब अनपोलराइज लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, इसकी इंटेंसिटी है 2I, जब इससे पास करती है इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I, और अब ये हो जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, अब जब यहां से इसमें इंसिडेंस करते हैं, आउटपुट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पैरेलल है तो कोई एंगल है नहीं, आई टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड द फाइनल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी देन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रॉब्लम है। देखिए, कोई एक मेटेलिक सरफेस है और हमने उस पे रेडिएशन दिया वेवलेंथ लैम्डा का एंड कोरिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। अगर सेम सरफेस को हमने 2 लैम्डा से इल्यूमिनेट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 हो जाता है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा ऐसे समझिए। एनर्जी E इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव प्लस ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बेसिक फॉर्मूला है आइंस्टाइन थ्योरी, ये आपको पता होगा। हमने जब लाइट लैम्डा यूज किया तो ये कितना था, hc/लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल v, इतना चलेगा। इसी तरीके से जब हम दूसरे की बात करते हैं सेकंड पार्ट में, अब हम hc/लैम्डा की जगह कितना लैम्डा यूज करते हैं, 2 लैम्डा। ओके, और ये हो जाएगा 5 प्लस ई वी की जगह क्या हो जाएगा v/4, बस इतना हो गया। तो यहां से ईवी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ईवी की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए। मुझे फाई चाहिए इन टर्म्स ऑफ hc/लैम्डा, तो फाई चाहिए और ईवी को एलिमिनेट करना है। तो ऐसे समझो ईवी इज इक्वल टू hc/लैम्डा माइनस 5। ओके, इसको लाके यहाँ पे पुट कर दो, hc/2 लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ hc/लैम्डा माइनस ऑफ 5। ओके, तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो,
ये हो जाएगा एच सी बाई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस एच सी बाई 4 लैम्डा, एच सी बाई 4 लैम्डा, और फिर क्या होगा -5/4, -5/4। अब इसे इधर की ओर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एच सी बाई 4 लैम्डा, 1/2 -1/4 इज 1/4 इक्वल टू 5 -5/4, ये हो जाएगा 3/5/4। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू एच सी बाई 3 लैम्डा, और इसको कंपेयर करो विद द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट से, तो लैम्डा नॉट की जगह कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और यही आपका क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी दिस मच इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच सी बाई लैम्डा। ऐसा कर सकते हैं, तो सुनो, इसे ऐसे लिखो एम वी स्क्वायर लैम्डा अपॉन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एच सी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे ऐसे लिखो एम वी अपॉन एच, ओके, इंटू लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ सी, और एक वी यहाँ पे बच जाएगा। ये बताओ एच अपॉन एम वी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, तो क्या 1/डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इंटू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंटू वी बाई 2 सी। एज पर द प्रॉब्लम वेवलेंथ ऑफ फोटोन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू वी बाई 2 सी, यही आपका आंसर है। अब वी स्पीड आपको गिवन है, ये है 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सी, 3 इंटू 10⁻, क्या होगा 8, ये कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, 2.25 अपॉन 6। अब ऐसा कुछ तो सॉल्व हो नहीं रहा है, तो ऐसा करिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9/24 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल होगा तो 3 डिवाइड बाई क्या होगा 8, 3:8। ऐसा कोई आंसर है? यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, बेसिक सा रिलेशन है। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पता है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, फोटोन के एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है एक्स, जिससे ए बनता है और बी बनता है। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, दो एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, और इसमें एक्स की बाइंडिंग एनर्जी, ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है पर न्यूक्लियन 7.4, 8.2 एंड 8.1, और हमें बताना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कितनी होगी। तो सबसे पहले एक काम करिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x is equal to 200 multiplied by 200 number of nucleons multiplied by binding energy per nucleon, that is 7.4। ओके, 7.4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 740 इंटू 2, 740 माइनस इंटू 2, 4080, 1480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तो पहले का आया। ऐसे ही ए का निकालो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, जब आप ए का निकालोगे तो ए का कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज 110 मल्टीप्लाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2, इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 80 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आ जाएगा, और 648 आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करोगे ये भी कुछ आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, मुझे बतानी कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होने के लिए बस इतना करो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बी टोटल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, इससे सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, बेसिक सा रिलेशन है कि आप बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस को निकालो, वही होगा एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। नेक्स्ट 41, इन अ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। हाँ, ये बातें सही हैं, जब आप फ्यूजन या फिजन करते हैं तो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बट आते हैं रीजन में, when a nucleus is broken into two or more parts then in this process is called nuclear fission। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियाई दो पार्ट में टूटता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, इसको हम फिजन बोलते हैं, और इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें मास का क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट ही किस में कन्वर्ट होता है,
एनर्जी में। बट ऐसा कोई यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया गया, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। इन दैट केस our option is going to be second, in which both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion। क्यों भाई? रीजन बीइंग एनर्जी जो निकलती है वो मास के डिफेक्ट की वजह से निकलती है, और यहाँ पे ना कोई मास डिफेक्ट है ना बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात हो रही है, ये केवल डेफिनेशन है न्यूक्लियर फिजन की। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है, और इसका जो फाइनल आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा उसके बारे में बात करनी है। चलो आओ देखते हैं। ये यहाँ पर ए है, तो यहाँ से इनपुट जाएगा ए। ये बी है, बट यहाँ पे नॉट गेट है, तो इसका मतलब इनपुट क्या होगा? बी बार। सिमिलरली ए विद नॉट गेट, ये क्या होगा? ए बार, और यहाँ पे क्या आएगा? बी। अब ये दोनों और गेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? ए बार प्लस बी, और इन दोनों का आउटपुट एक एंड गेट है। आउटपुट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। इट मींस आउटपुट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। ये है फाइनल बुलियन आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, सो दैट कि हमारा आंसर मैच हो जाए। तो ये किसके टर्म में आएगा? ये आएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए बार, ओके, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए बार एंड प्लस बी बार इंटू बी। तो अगर आप थोड़ा सा इस समझते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को, ए और ए बार हमेशा जीरो आंसर देगा, ये बी और बी बार भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो आउटपुट बचेगा वो बचेगा ए बी प्लस बी बार ए बार, या ए बार बी बार, इस तरीके की कुछ सर्किट बचेगी। और ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऐसा है फोर्थ। अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पूरा पूरा ट्रुथ टेबल बनाइए, इनपुट्स डालिए, आउटपुट डालिए, और देखिए कि कौन से रिलेशन बनते हैं। ठीक है, ओके। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और इसमें एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनाई गई, इतना इज अप्लाइड अक्रॉस द मैग्नेटिक स्पेसिफिन। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाज ऑब्जर्व्ड विद 2000। द ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी किसके इक्वल होती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाई एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये है 2000 डिवाइडेड बाई 4, इट इज गोइंग टू बी 500। कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और आंसर कितना हो जाएगा? 500, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज दे रखा है। चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, मतलब एसी से हमने कनेक्ट किया है, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, dq by dt, that is q naught d by dt of साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। अब इसे सॉल्व कर लो, ये देखो कितना आ रहा है। साइन का कॉस होगा, एंड 2 पाई एफ को बाहर लिख लेंगे, 2 पाई एफ क्यू नॉट इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन होगी। कोई ऑप्शन है ऐसा? कॉस कॉस होना चाहिए, ये तो गलत है। कॉस है, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, पहला ही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिए हुए हैं किसी हॉलो सिलेंडर के। ओके, तो उनका थिकनेस क्या होगा? तो ऐसे समझिए, ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसकी इंटरनल रेडियस गिवन है और एक्सटर्नल रेडियस गिवन है। ओके, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस तो यही होगा, थिकनेस टी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस इज 3.79 माइनस इंटरनल रेडियस इज 2.23। ओके, डिफरेंस अगर हम करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.56, 1.56 सेंटीमीटर। बट ऐसा तो है नहीं कि आपको माइनस करने के 4 नंबर मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, ये सारी चीजें एरर के साथ दी हुई हैं। तो जब दो चीजें माइनस में होती हैं, उनकी एब्सोल्यूट एरर, एरर इन थिकनेस इज इक्वल टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ आउटर रेडियस प्लस एरर इन मेजरमेंट ऑफ इनर रेडियस। अब आउटर रेडियस का मेजरमेंट का एरर कितना है? ये है 0.02, 0.02, और एरर हमेशा ऐड होंगे, माइनस नहीं करना है। प्लस इंटरनल रेडियस का एरर ये कितना है? 0.01। ये आंसर कितना देगा? 0.03। ओके, अब बताइए थिकनेस कितना है? थिकनेस का आंसर है 1.56 प्लस माइनस एरर लिमिट 0.03 सेंटीमीटर। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है आपके पास 1.56, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ओके, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर था, और ये ओवरऑल
आसान साइड ही पेपर है। ओके, आई होप आपने अच्छा किया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पेज में। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।